हम हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद है आप फिट फाट होंगे, आप लेक्चर सुनने के मूड में होंगे। तो आज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और वो है हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हमने प्रीवियस क्लास में, इसका जो एंड होता है वो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां से आपको ये लेक्चर मिल सकता है। तो चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस है क्या, ग्लाइकोलाइसिस किस स्टेज पे परफॉर्म होता है, आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस हमारे साथ टू फेजेस में होता है, प्रेपरेटिव फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रेपरेटिव फेज में हम, इसका जो फर्स्ट फेज है वो प्रेपरेटिव फेज है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज हमारे साथ एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जिस तरह हमने डिफिनेशन में कहा है कि इसमें ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो स्प्लिट होता है 2,5 एसिड कंपाउंड में। तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये हमारे साथ एंड प्रोडक्ट आता है, लेकिन ये बहुत सारे स्टेप से पास होकर फिर ये 5 एसिड बन जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे साथ इस 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये हमारे साथ कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इसके साथ ये फॉस्फेट का टर्म, ये फॉस्फेट का वर्ड कहां से आया? ये फॉस्फेट का जो वर्ड है ये हमारे साथ यहाँ पर एडीपी जो है वो यूटिलाइज होकर यहाँ पर इस ग्लूकोज के साथ अटैच होकर एक फॉस्फेट, तो ये हमारे साथ कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एडीपी की जरूरत होती है जो यहाँ पर यूज होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो। अब यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम। ये आइसोमेरेज एंजाइम आकर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये एट अ टाइम ओनली वन फॉस्फेट ग्रुप अपने साथ अटैच कर सकता है। जो दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच करने के काबिल नहीं है, तो ये आइसोमेरेज एंजाइम आकर उसको चेंज करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो इसका क्वालिटी है कि ये एट अ टाइम अपने साथ दो फॉस्फेट अटैच कर सकता है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये अगेन यहाँ पर ठहरता नहीं है, यहाँ से मूव करता है अगले स्टेप में, जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है यहाँ पर भी एक एडीपी यूटिलाइज होकर यहाँ पर एक और फॉस्फेट का इजाफा होता है जो हमारे साथ 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। 1,6 मींस बाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि 1 और 6 नंबर कार्बन पर दो फॉस्फेट अटैच होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये हमारे साथ है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है इसका। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये स्प्लिट होता है 2,6 में, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक हमारे साथ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का नाम देते हैं जिसको सिंपल हम G3P भी कहते हैं, और दूसरा हमारे साथ है DHAP जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल जो है, ये दोनों जो सब्सटेंस है, इन दोनों में 3 कार्बन प्रेजेंट है और ये रिवर्सिबल है, एक दूसरे में एंटर कन्वर्ट होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन सेम है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ तक जो ये स्टेप है, जो G3P एंड DHAP तक प्रिपरेशन हो, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, जो ये सारे लॉन्ग स्टेप्स होकर यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद स्टार्ट होता है ऑक्सीडेटिव फेज। और ऑक्सीडेटिव फेज में होता क्या है, ये दोनों स्टेप एक जैसे परफॉर्म होते हैं, DHAP एंड PGI ये दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तो मैं यहाँ पर एक साइड पे शो करूंगा, जिस तरह यहाँ पर होगा इसी तरह इस साइड पर भी परफॉर्म होगा। तो जो हमारे साथ फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप है, जो G3P है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारे साथ 3 कार्बन जो इसमें प्रेजेंट है, ये हमारे साथ कन्वर्ट होता है यहाँ से जो G3P कंपाउंड है यूज करें। अच्छा जी, जो ऑक्सीडेटिव फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होते ही जो G3P है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, कि जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है उसके साथ एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, और ये फॉस्फेट कहां से आया? जब ये कंपाउंड दो में स्प्लिट होगा तो एक फॉस्फेट इस साइड पे आएगा, एक फॉस्फेट इस साइड पे आएगा, तो इसलिए इसमें इसके साथ जो 3 कार्बन है 1 2 3 3 कार्बन
इसके साथ एक फास्फेट आएगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं GPP ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब जब यहाँ पर तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन आपको समझ आता होगा कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, इसको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इस तरह होगा कि जो NAD है वो रिड्यूस होकर यहाँ पर भी NADH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NADH, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ ऐड होगा। जब ये दो स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म होंगे ऑक्सीडेशन की स्टेप्स में, तो ये हमारे साथ जो ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये कन्वर्ट होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड में। यानी कि एक फास्फेट तो इससे पहले अवेलेबल था, लेकिन एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके साथ ऐड होकर ये कन्वर्ट हुआ 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और साथ ही साथ हमारे साथ NADH भी बन गया, जो 2 NADH है। और आपको इस 2 के बारे में अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये हमारे साथ दो स्टेप्स कंटिन्यू है, इसलिए मैं इन सब के साथ 2 लेकर आया हूं। इसके बाद जो डाइफॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड है 1,3, यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, और चेंजेस इस तरह होते हैं कि यहाँ से एक जो फास्फेट है वो यहाँ पर एक ADP जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और ये कन्वर्ट होता है ATP में। इस चीज में ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद एक फास्फेट तो यहाँ से रिमूव हुआ, जो ये कंपाउंड अब बाकी रह गया, इसको हम कहते हैं 3-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड। 3-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड, 3-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड इसलिए कहते हैं कि एक फास्फेट यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसके बाद कुछ चेंजेस और होंगे, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और जो 2-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड है ये प्रोड्यूस होगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ ठीक है, 3-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड ये 2-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसलिए कि इसमें जो कार्बन नंबर 3 है इस पर एक फास्फेट अवेलेबल था, लेकिन वो थोड़ा शिफ्ट होकर 2 नंबर कार्बन पर चेंज होगा, जो 2-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड कहलाता है। फिर इसके बाद जो 2-फास्फोग्लाइसिलिक एसिड है इसके बाद ये कन्वर्ट होता है 2-फास्फोइनोल एसिड, इसको हम सिंपल कहते हैं PEP। क्या कहते हैं? PEP, फास्फोइनोल एसिड। ये जब तक यहाँ तक पहुंच जाता है तो इसके बाद भी कुछ चेंजेस आते हैं। इसके साथ जो एक फास्फेट था वो दोबारा रिमूव होकर ये ADP अपने पास अटैच करेगा, और ये कन्वर्ट होगा ATP में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट होता है तो एक ATP मतलब 2 ATP यहाँ पर बन जाते हैं, और 2 ATP यहाँ पर बन जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक फास्फेट इसने अपने साथ रिसीव किया और ATP में कन्वर्ट हुआ, तो अब इस कंपाउंड का नाम बदल हुआ। इसका अब ये नाम नहीं रहेगा, क्योंकि इसने एक फास्फेट जो था उसने उसको लॉस किया और ये कन्वर्ट हुआ फायरिक एसिड में। अब ये फायरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ न कोई इनऑर्गेनिक फास्फेट है न कोई दूसरा और मटेरियल है, जस्ट 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये हमारे साथ अब यहाँ पर स्टे नहीं करेगा, ये अपने आप को फर्दर कंज्यूम करेगा, फर्दर ट्रेवल करेगा, लेकिन डिफेंडेबल है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये ग्लाइकोलाइसिस का जो फायरिक एसिड है ये फर्दर किसी और रिएक्शन में एंटर होगा, यानी कि क्रिब साइकिल स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि यहाँ पर हमारे साथ जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है या तो इथेनॉल बनेगा या हमारे साथ लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन ये डिफरेंट है ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन पर ये इन्हिसार करने वाला है। यहाँ तक मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया ये सारी की सारी ग्लाइकोलाइसिस में थी। थोड़ा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस में क्या कुछ हमने सीखा। ये हमारे साथ 2 फेजेस में होता है, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और यहाँ पर ATP की यूटिलाइजेशन होती है। फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, और यहाँ पर भी आइसोमरेज एंजाइम आकर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका रीजन मैंने स्टार्ट में बताया। फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, यहाँ पर भी एक ATP यूटिलाइज होता है, उसका एक फास्फेट जो है इसके साथ ऐड होता है, और ये कन्वर्ट होता है मतलब एक
प्रपोज 1,6,5 फॉस्फेट में फिर ये स्प्लिट होता है। ये सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं हर स्टेप में एक ना एक एंजाइम जरूर यूज होता है, किसी एंजाइम के बगैर होता नहीं है। लेकिन अब एंजाइम की जरूरत नहीं है, आपके इंटर लेवल तक ये बहुत काफी है। इसके बाद ये स्प्लिट होता है 2 सेट्स में, जो हर सेट्स में 3 कार्बन है, PGAL और दूसरा DHAP, यानी इसको हम GPP भी कहते हैं, ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होता है, यहां से ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होता है और जो ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है हमारे साथ किसी और सब्सटेंस में, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। एक फॉस्फेट इसके साथ ऐड होगा, NAD रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होगा हमारे साथ 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड में। यहाँ से फिर कुछ चेंज और होंगे, यहाँ इससे एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव होकर ADP अपने पास कैच करेगा और ये हमारे साथ ATP में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर ATP की जनरेशन, फर्स्ट 2 ATP की जनरेशन यहाँ पर होगी। इसके बाद 3-फॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड में कन्वर्ट होकर, लेकिन ये यहाँ पर स्टे नहीं करता, यहाँ से रिमूव होकर नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है, यहाँ से रिमूव अपार्ट होते हैं 2-फॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद फॉस्फोइनोल फाइलिक एसिड में कन्वर्ट होकर यहाँ से फाइनल स्टेप में एंटर होते हैं, जब ये जिसके साथ एक 1 फॉस्फेट था वो भी ADP अपने पास कैच कर लेगा और कन्वर्ट होगा ATP में, यानी हमारे साथ 4 ATP कंप्लीट होकर जहां जनरेट होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे साथ फाइलिक एसिड बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा इसका जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे साथ कितने ATP जनरेट होते हैं टोटल? ATP हमारे साथ 4 ATP जनरेट होते हैं, लेकिन इनमें से 2 हम माइनस करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर कंज्यूम हुए, तो हमारे साथ नेट गेन 2 ATP आते हैं। ये आपने ज़हन नशीन करना है। और इसके बाद हमारे साथ कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं? हमारे साथ टोटल 2 NADH जनरेट होते हैं। ये अभी आपने आप यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम हमारे साथ यहाँ पर जनरेट, तो हमारे साथ 2 NADH और 2 ATP जनरेट होते हैं। यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देखा और लेक्चर समझ आए तो